हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बहुत बहुत मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग विद मुकेश में। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने लेकर के एक नया वीडियो। जैसा कि आपको पता ही है, हम DSSB की जो अपकमिंग TGT PGT एग्जामिनेशन है उनकी तैयारी कर रहे हैं। और उनकी तैयारी हम कर रहे हैं PYQ से, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जो DSSB ने अपने TGT PGT या फिर किसी और भी एग्जामिनेशन में पूछी है। क्योंकि जनरल पार्ट में जो DSSB है वो एक सेम लेवल का पेपर ही लेके चलता है, तो वहाँ पर हमें कोई ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होता हमारे लिए कि हम ये TGT में यही पूछेंगे और बाकी एग्जामिनेशन में ये नहीं पूछेंगे। तो जो जनरल पार्ट है वो पूरा स्पेसिफिक नहीं है, मतलब हर किसी एग्जामिनेशन का सेम पूछा जाता है। जैसा मैंने अभी तक जो एनालाइज़ किया है, जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन हुए हैं जो करवाए हैं DSSB ने, तो उसी क्रम में एक वीडियो हम लेके आए हैं। हमने कुछ वीडियोस अभी तक कर चुके हैं, जिसमें मैंने मैथ्स, रीजनिंग और GK GS के भी एक तो वीडियो अभी तक डाले हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। मैंने उसमें काफ़ी कुछ बेहतर करने की कोशिश की है और उसी क्रम में मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में भी हम GK GS का एक सेट कर रहे हैं। ये एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में आए हैं। तो आपने भाई ये तो मतलब क्वेश्चन की इररिलेवेंसी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो चलिए आइए बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो में देखिए क्या है। वीडियो में हमने क्वेश्चन रखे हैं जो एग्जामिनेशन में आए हैं, और ये बहुत पुराने नहीं, इसी साल के जून जुलाई के किसी न किसी शिफ्ट में आया हुआ एक सेट है। किसका? GK GS का। तो जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन ये है कि जो मेवाड़ फेस्टिवल है इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द अराइवल ऑफ द डेस सीज़न। तो कौन से सीज़न के अराइवल में जो मेवाड़ फेस्टिवल है उसे सेलिब्रेट किया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने थे। तो चार ऑप्शन थे ऑटम, समर, स्प्रिंग, विंटर, शरद, ग्रीष्म, वसंत और शीत ऋतु। तो देखिए, जो इसका सही जवाब था, तो जो सही जवाब था वो तो था भाई ऑप्शन नंबर 3, यानी कि स्प्रिंग। अब हमारा जो काम है, सिर्फ आंसर को जान लेने से हमारा काम नहीं बनता है। हमारा काम बनता है जब हम कुछ और चीज़ें जानते हैं इस उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड। तो देखिए, पहला तो आप यही जान लीजिए कि जो मेवाड़ फेस्टिवल है ना, ये जो मेवाड़ फेस्टिवल है, तो मेवाड़ शब्द सुनते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए नाम कौन सा? राजस्थान का। तो राजस्थान में जो ये मेवाड़ फेस्टिवल है, ये उदयपुर जो राजस्थान में है वहाँ पर ज़्यादा फेमस है। ठीक है। वैसे उदयपुर तो मेरे ख्याल से एग्जामिनेशन में नहीं पूछेगा, कभी पूछेगा तो, लेकिन इतना पूछ लेगा फिर कौन कौन से स्टेट में है, तो राजस्थान तो यहाँ पर मेन आपको याद रखना है। अब देखिए, जो मेवाड़ फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट करते हैं गणगौर फेस्टिवल के साथ। ठीक है, आपने नाम सुना होगा एक गणगौर फेस्टिवल का। ओके, गणगौर फेस्टिवल जो है, ठीक है, इसके साथ इसे सेलिब्रेट किया जाता है। अब जानते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स के बारे में जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। एक तो पहले मैं फेस्टिवल के नाम लिख देता हूँ और आपने उसके बारे में कुछ सोचना है कि भाई कहाँ कहाँ किस किस स्टेट से रिलेटेड करता है और इन त्योहारों में क्या होता है। तो पहला तो है तीज फेस्टिवल। ठीक है, तीज फेस्टिवल है, इसके बारे में आप लोग बहुत जानते ही होंगे। फिर एक आता है काइट फेस्टिवल। काइट फेस्टिवल के बारे में आपको पता होगा। तो दो फेस्टिवल है, देखिए, पहला है तीज फेस्टिवल। तो तीज फेस्टिवल इसे राजस्थान में, हरियाणा में, यूपी में और बिहार में भी सेलिब्रेट किया जाता है। पहली बात तो यहाँ पे ये है। दूसरा, कब सेलिब्रेट किया करते हैं इसे मानसून में। किस सीज़न में? मानसून के समय पर इसे सेलिब्रेट करते हैं। यानी कि कौन सा महीने का समय हो गया ये? जुलाई और अगस्त वाला। ठीक है। फिर इसके बाद आप एक यहाँ से इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, तो जनरली पता ही होगा, ये तीज फेस्टिवल है, ये जो वुमेंस होती हैं इसे में शायद व्रत वगैरह रखती हैं अपने हस्बैंड के लिए, उनके अपने हस्बैंड की वेल विशेस के लिए यहाँ पे ये जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें गॉडेस पार्वती, यानी कि पार्वती देवी हैं, उनकी पूजा की जाती है। ठीक है। फिर है काइट फेस्टिवल। नेक्स्ट है हमारा काइट फेस्टिवल। और काइट फेस्टिवल से आपको आना चाहिए काय पोचे। तो काइट फेस्टिवल जो है ये मेनली तो भैया आता है ये गुजरात में, मेनली गुजरात में फेमस है। गुजरात में, वो भी कहाँ? गुजरात में ये फेमस है अहमदाबाद में। अहमदाबाद में फेमस है। ठीक है। साथ साथ में जयपुर, जोधपुर के भी कुछ जो इलाके हैं वहाँ भी ये फेमस है। और ये फेमस तो है ही, लेकिन ये सेलिब्रेट कब किया जाता है वो भी एक
बहुत ही वेल नोन ओकेजन है जब इसे सेलिब्रेट करते हैं, तो वो है हमारा मकर संक्रांति में इसे सेलिब्रेट करते हैं। मकर संक्रांति में इसे करते हैं सेलिब्रेट, जो कि हम सेलिब्रेट करते हैं 14 जनवरी को। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फोक सिंगिंग स्टाइल इन्वॉल्विंग नरेशन ऑफ टेल्स फ्रॉम द एंशियंट इंडियन एपिक महाभारत। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी लोक गायन शैली प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत की कहानियों का वर्णन करती है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है बाउल, पांडवानी, वनवान वनवान या फिर आला। तो चारों ऑप्शन में से आप जैसे ऑप्शन पढ़ेंगे सेकंड वाला जो कि है पांडवानी या पंडवानी, तो आप समझ जाएंगे भाई पांडव की कहानी से रिलेटेड होगा। तो पांडव की कहानी से रिलेटेड का मतलब हो गया हमारे महाभारत से रिलेटेड हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन 2 ही सही है, यहाँ पे पंडवानी सही है। पंडवानी जो फेस्टिवल है, यहाँ से थोड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको ये जान लेनी है। एक तो जो है इसका जो ओरिजिन है वो है छत्तीसगढ़ से। तो ये भी बहुत बार एग्जामिनेशन पूछा गया है कि भाई जो पंडवानी जो ये फोक सिंगिंग स्टाइल है, ये कौन से स्टेट से रिलेट करता है? तो ये किससे है? ये है छत्तीसगढ़ से। ठीक है, साथ साथ में ही अब छत्तीसगढ़ के साथ एमपी में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये देखने को मिलता है, और उड़ीसा में भी है। ठीक है, एमपी और उड़ीसा भी इसमें शामिल हो जाते हैं। इसमें होता क्या है, एक ये सिंगल नरेटर, क्योंकि देखो फोक सिंगिंग स्टाइल है, मतलब इसमें एक सिंगिंग की जाती है किसी एक सिंगर से, जो एक व्यक्ति होता है, और कभी कभी उसके साथ में म्यूजिशियन भी वगैरह भी होते हैं। ठीक है, इसमें महाभारत की जो कहानियाँ हैं उनका वर्णन किया जाता है। इसके जो एक्सपोनेंट हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो इसके एक्सपोनेंट हैं, यानी कि जो प्रसिद्ध व्यक्ति जो हैं, जो कि भाई रिलेट करते हैं इस पंडवानी से, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके याद रखने के लिए। वो कौन है? वो है एक तो तीजन बाई। तीजन बाई नाम सुनते आपको, अगर आपने कुछ एग्जामिनेशन दिए ही हैं, ऑब्वियसली दिए होंगे, तो आपको समझ में आएगा कि भाई क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीजन बाई कितने ना जाने कितने ही एग्जामिनेशन में पूछा गया नाम। ठीक है, और ऋतु वर्मा, ये इतने बार तो नहीं पूछा गया है, लेकिन भाई इंपॉर्टेंट हो जाता है ऋतु वर्मा। बस दो ही नाम आपने यहाँ पे याद रखने हैं, एक तो तीजन बाई याद रखना है और एक ऋतु वर्मा याद रखना है। ठीक है, अब हमारी बात यहाँ पे ख़त्म तो होती नहीं है, तो बात हम थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं, और कुछ एक दो और इस टाइप के जो सिंगिंग या फिर स्टोरी टेलिंग वाले जो चीज़ें हैं उनके बारे में जानते हैं। तो देखिए इसमें, हाँ, तो देखिए इसमें एक आप सॉरी, इसमें आप एक नाम ऐड कीजिए। पहले तो करियाला, एक तो करियाला, और उसके बाद एक है बुर्रा कथा। बुर्रा कथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनेशन पूछा गया है। एक और है, एक है कथा कालाक्षपम। तो कथा कालाक्षपम, ये जो मैंने है इतनी बार तो एग्जामिनेशन में देखा नहीं है, पर पता नहीं मुझे क्यों लगा कि भाई ये कभी ना कभी तो एग्जामिनेशन में पूछा ही गया है किसी न किसी, मैंने देखा तो है इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं, तो मैंने यहाँ पे से भी रख दिया। ठीक है, तो करियाला जो डांस है, जो ये है, ये एक तो पहली बात ये है हमारा, ये फोक थिएटर है एक तरीके से। जो लोक थिएटर होते हैं, ये उस तरीके का एक थिएटर है, फोक थिएटर में परफॉर्म होता है जो भी है। और ये है कहाँ रिलेट करता है? ये HP मतलब कि हिमाचल प्रदेश से करता है। इंपॉर्टेंट है, आपको जितना आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं वही जानकारी आपको डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। अब है बुर्रा कथा। अब बुर्रा कथा जो है, देखिए ये एक तो पहली बात आप स्टेट याद कर लीजिए कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। एक ये भी एक फोक स्टोरी टेलिंग है, जिसमें म्यूज़िक भी इस्तेमाल कर लेते हैं और डांस का इस्तेमाल भी किया जाता है। ठीक है, बुर्रा कथा में है कहाँ से? आंध्र प्रदेश से है। तो ये आंध्र प्रदेश तो मेन, ये तो मेन आपको याद होना चाहिए इसमें। फिर है हमारा कथा कालक्षेपम। जो कथा कालक्षेपम है, ये है भाई आपका तमिलनाडु से रिलेटेड। तो ये है तमिलनाडु से रिलेटेड है। ये एक तरीके का जो इसमें होता है, इसमें क्लासिकल म्यूज़िक का इस्तेमाल किया जाता है। क्लासिकल म्यूज़िक का समय इस्तेमाल किया जाता है, और ये है बेस्ड ऑन ये रामायण की जो रामायणा और जो महाभारत की स्टोरीज़ हैं वो यहाँ पे शामिल होती हैं। महाभारत की स्टोरी को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, द गंभीरा डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जो गंभीरा डांस फॉर्म है वो किस स्टेट से यहाँ पे रिलेट करती है। तो देखिए जो गंभीरा डांस फॉर्म है ना, तो जो इसका सही जवाब है वो तो है भाई वेस्ट बंगाल। ठीक है, यानी कि पश्चिम बंगाल से रिलेट करती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है, एक तो इसमें ये याद रखना है आपको कि देखो इसको ना दो तरीके से, एक तो परफॉर्मेंस भी होती है इसमें, डांस परफॉर्मेंस, और इसमें एक चीज़ और होती है, इसमें एक एक एक्ट भी किया जाता है, थिएटर टाइप का एक्ट होता है जिसमें सोशल अवेयरनेस को फैलाया जाता है, यानी कि सामाजिक जागरूकता फैलाई जाती है। एक यहाँ पे आपने ये याद रखना है। ठीक है, और कब होता है ये परफॉर्म किया जाता है लास्ट डे ऑफ बंगाली, ठीक है, कैलेंडर। तो ये इस दिन यहाँ पे इसको परफॉर्म किया जाता है। अब थोड़ा सा और जानकारी देख लेते हैं। एक तो देखिए आप मुझे बताइए इस डांस फॉर्म के बारे में, छाऊ जिसे बोलते हैं, तो आप बताइए ये भाई ये किस तरह का डांस फॉर्म है और ये कौन से स्टेट में कर, ठीक है, इसको किया जाता है। फिर एक एग्जामिनर का मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट जो डांस फॉर्म है बिहू डांस, ये आपको पता ही होगा। तो आप तो ये तो सभी हर कोई बता देगा भी कौन सा स्टेट से यहाँ पर रिलेट करता है बिहू डांस, लेकिन आपने बताना है इसे किस उपलक्ष्य में सेलिब्रेट किया जाता है। तो मतलब क्या दिन रहता है तब इसे, जिस दिन हम इसे सेलिब्रेट मतलब वहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। और एक लावनी बता दीजिए आप। ठीक है, साथ में एक और जो भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, जो कि है यक्षगान। यक्षगान, तो 4 डांस फॉर्म आपसे मैंने पूछे हैं, तो आपने बता ही दिए होंगे इन सबके जवाब, ठीक है, खुद को ही। तो देखिए एक तो है छाऊ डांस फॉर्म जो है वो परफॉर्म किया जाता है मेनली झारखंड में, वेस्ट बंगाल में भी इसे करते हैं और उड़ीसा में भी करते हैं। ठीक है, फिर किस तरह का डांस है, ये एक तरह का मार्शल डांस है, तरीके का मार्शल डांस फॉर्म है। ठीक है, जिसमें मास्क का इस्तेमाल किया जाता है और मैथोलॉजिकल थीम के ऊपर बेस्ड होता है ये डांस। फिर है हमारा बिहू डांस फॉर्म। तो बिहू जो डांस फॉर्म है ये कहाँ की है, ये है असम की। ना जाने कितनी ही बार, ये कितने ही एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन मैंने तो बहुत बार देख लिया ये क्वेश्चन। ठीक है, और अब तो रट सा गया होगा, हर बच्चे को रटा होगा, तो अब तो क्या ही पूछेगा, इतना इजी क्वेश्चन नहीं है कोई भी एग्जामिनर। लेकिन फिर भी भैया कुछ पता नहीं है, क्योंकि पैटर्न तो वही चलता है ना, सारे क्वेश्चन तो वही घूम फिर के पूछ रहे हैं अभी तक फ़िलहाल। तो बिहू डांस फॉर्म असम। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट, अगर यहाँ से देखो ये नहीं पूछेगा तो ये पूछ देगा कि साथ में ये जो बिहू जो असम का डांस फॉर्म है ये किस दिवस पर सेलिब्रेट किया जाता है, किस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये करते हैं भाई यहाँ का जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है असम में, तब इसको सेलिब्रेट करते हैं। न्यू ईयर सेलिब्रेशन में इसको यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। लावनी जो डांस फॉर्म है ये तो भाई आप सबको पता ही होगा, ये है हमारा महाराष्ट्र का डांस फॉर्म है। ठीक है, इसमें मराठी लैंग्वेज में इसको किया जाता है, मराठी लैंग्वेज में जो गाने बने हैं उसमें इसको परफॉर्म किया जाता है। यक्षगान जो है, देखिए यक्षगान जो है ये भी बहुत बार पूछा गया, तो आपको यहाँ से एक तो ये समझना है कि यह कर्नाटका का डांस फॉर्म है और ये एपिक्स के ऊपर बेस्ड है, यानी कि जो महाकाव्य होते हैं उनके ऊपर ये बेस्ड है। ठीक है, तो ये देखिए ये जो डांस फॉर्म हमारा ये है गंभीरा डांस फॉर्म है। कुछ इस तरह के यहाँ पे वस्त्र वगैरह भी पहन लेते हैं। और एक मिनट, ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन है द गोलघर मॉन्यूमेंट बिल्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जो गोलघर मॉन्यूमेंट है जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे बनाया था वो किस स्टेट में यहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने रखे हैं, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर कर्नाटका। तो आपने चारों में से बताना है कि सही जवाब कौन सा है। और मैं समझता हूँ कि आपने अभी तक तो सही जवाब बता ही दिया होगा, जो कि है भाई कौन सा, जो कि है हमारा कौन सा, ऑप्शन 1, यानी कि बिहार में। अब जो गोलघर मोनूमेंट है, यानी कि जो ये गोलघर स्मारक है, ये महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में थोड़ी, इसके बारे में और चीज़ें अगर हम जानें तो पहली बात तो ये जान लीजिए बिहार में किस जगह पर है। तो ये बिहार की जो राजधानी है पटना में है। और इसे बनाया किसने था, इसे बिल्ड किया था यहाँ पर
इनका नाम था कैप्टन जॉन, इनका नाम था, और पूरा नाम सर जॉन कार्स्टीन था इनका नाम, ठीक है। ये इनका पूरा नाम था। 1786 में इसे बिल्ड किया गया था, इनके द्वारा बिल्ड करवाया गया था। अच्छा, इम्पॉर्टेंट ये है कि भैया एक बंगाल में फेमाइन आया था। जो बंगाल में जो फेमाइन आया था, बंगाल में फेमाइन जो आया था, ये आया था आपका 70 में। तो उस समय को भाई देखा गया कि भाई इस समय जो खाने की थी बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई थी। तो फिर बनाया गया इसे किसी मॉन्यूमेंट को, यानी किसी स्कूल का मॉन्यूमेंट को फिर बनाया गया। इसमें मतलब वो लोग क्या करते थे, वो अनाज इकट्ठा करने के लिए बनाया गया था। मेनली इसको अनाज को इकट्ठा करने के लिए बनाया था, ठीक है। जो फूड ग्रेन्स हैं उनको स्टोर करने के लिए इसे बनाया गया था। तो आप जैसे देख सकते हैं ये हमेशा रुकती क्यों नहीं यहाँ पे। तो ये देखिए, जो ये है हमारा वो मॉन्यूमेंट, इसको बोलते हैं गोलघर मॉन्यूमेंट है, और इसको बनाया था उस समय पर अनाज को स्टोर करने के लिए। इसके साथ साथ आप लोगों के सामने कुछ और मॉन्यूमेंट्स की भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ। आप बताइएगा ये किन किन जगहों पे लोकेट करते हैं। पहला तो है विक्टोरियल मेमोरियल, विक्टोरियल मेमोरियल ये किस जगह पर है आप बता दीजिए। फिर एक है चार मीनार, नाम तो सुना ही होगा। फिर है हमारा गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, इसके बारे में बता दीजिए। हाँ, तो आप इनके बारे में बताइए। देखिए, जो विक्टोरियल मेमोरियल है ये है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कहाँ? ये पश्चिम बंगाल में है कोलकाता में, यानी कि ये वेस्ट बंगाल में कोलकाता में है। और ये बनाया क्यों गया था? ये बनाया गया था जो क्वीन विक्टोरिया है, क्वीन विक्टोरिया की याद में इसे बनाया गया था। फिर हमारा अगला है चार मीनार। तो देखिए चार मीनार कहाँ है? तो चार मीनार में आप सभी को पता होगा ये है कहाँ? तो ये है हैदराबाद में। और इसे जो बनाया गया था, इसे 1591 में बनाया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया किसने बनाया था, तो इसे बनाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसे बनाया था, मतलब बनवाया था उन्होंने। तो ये आपसे इम्पॉर्टेंट है। गेटवे ऑफ इंडिया, तो गेटवे ऑफ इंडिया आप सभी को पता होगा, तो ये है मुंबई में है। तो इसे बनाया गया था 1924 में। तो इसे किस याद में बनाया गया था, किस समय को याद करने के लिए, जब जो विज़िट हुआ था, किसका विज़िट हुआ था? तब किंग जॉर्ज फिफ्थ का जो विजिट हुआ था विथ क्वीन मैरी के साथ में। तो उसको ये कमेमोरेट करने के लिए इसे बनाया गया था, ठीक है। जानते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक मिनट देखिए, ये है क्या? ये है चार मीनार, ठीक है, हैदराबाद में लोकेट करता है। और ये है विक्टोरियल मेमोरियल जो कि है कोलकाता में। और ये है गेटवे ऑफ इंडिया जो कि है मुंबई महाराष्ट्र में। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है, सॉरी मतलब मुंबई में है, महाराष्ट्र में ही हो गया ऑब्वियसली। तो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज लेविड आइदर बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स ऑन रोड्स एंड ब्रिज। इनमें से जो कौन सा टैक्स है वो राज्य या केंद्र सरकार द्वारा सड़कों और पुलों पर लगाया जाता है। तो सड़कों और पुलों पर जो टैक्स लगाती है हमारी केंद्रीय या राज्य सरकार, वो है हमारा टोल कर, यानी कि टोल टैक्स। आप लोग, बहुत से लोग इसमें से परिचित भी होंगे, ठीक है। तो इसमें इसका इस्तेमाल का मतलब क्यों लिया जाता है? क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं किसी रोड का, ठीक है, इसमें क्योंकि हम किसी भी रोड, हाईवे इत्यादि को अगर हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर टोल टैक्स हमसे लिया जाता है। इसमें से इम्पोर्टेंट देखिए एक ये है कि इसे कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट इसे अप्लाई करवा सकती है। अब इसे लगाती क्यों है गवर्नमेंट? ताकि वो रिकवरी कर सके अपने कंस्ट्रक्शन की, जो उसने कंस्ट्रक्शन में पैसा लगाया उसकी मेंटेनेंस कर सके इन रोड्स हाईवेज़ की।
इसीलिए लगाया जाता है। और एक ऐसा टैक्स है, ये एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है, एक तरीके का ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डस इज अ सस्टेन डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी। तो किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर पर निरंतर कमी है। ठीक है, तो प्राइस लेवल में अगर कमी आती है तो उसे क्या बोला जाता है? ठीक है, तो इसे बोला जाता है भाई ऑप्शन नंबर 1, यानी कि डिफ्लेशन, ठीक है, अपस्फीति इसे बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए बाकी के बारे में भी जान लेते हैं अगर, तो सबसे पहले तो आप यही जान लीजिए, देखिए इन्फ्लेशन के बारे में जान लीजिए। इन्फ्लेशन क्या है? देखिए यहाँ पे ना, जो सस्टेन डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी, यानी कि जब डिक्रीज होगा तो उसे बोल देंगे हम डिफ्लेशन। और जब इंक्रीज़ हो जाएगा ये, ठीक है, जब ये इंक्रीज़ हो जाएगा यहाँ पर तो उसे बोल देंगे इन्फ्लेशन। ठीक है, फिर एक हमारा ये है डिस इन्फ्लेशन। तो डिस इन्फ्लेशन किसे बोलते हैं? तो जो डिस इन्फ्लेशन है, अगर जो इन्फ्लेशन का रेट है, अगर जो इस इन्फ्लेशन का रेट है वो कम हो जाता है, अगर इन्फ्लेशन का रेट कम हो जाता है, लेकिन लेकिन जो प्राइसेस हैं फिर भी बढ़ रहे हैं। देखो प्राइस तो हैं फिर भी ग्रो कर रहे हैं किसी भी कमोडिटी के, लेकिन जो अब इन्फ्लेशन का जो रेट था ना, जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रहा था वो रेट कम हो गया है, तो उसे बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। ठीक है, और अगला है हमारा, क्या लिखा है यहाँ पे? ये लिखा है हाइपर इन्फ्लेशन। तो हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी से जब जब रेट बढ़ जाता है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं, लगभग कितना, लगभग 50% पर मंथ से भी ऊपर, 50% पर मंथ से भी ज़्यादा का जो इसमें ग्रोथ देखने को मिलता है, किसमें? रेट्स, प्राइसेस में। तो इसे बोलते हैं हम हाइपर इन्फ्लेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक वॉज द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस सेविंग अकाउंट इन इंडिया। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने सबसे पहले सेविंग अकाउंट यहाँ पर ओपन करवाए थे? तो चार ऑप्शन आपके सामने थे, कैनरा बैंक, प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंटर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आपका जो सही जवाब था वो था ऑप्शन नंबर 2, जो कि है प्रेसिडेंसी बैंक। अब जो प्रेसिडेंसी बैंक है, इसमें कौन कौन से बैंक शामिल थे? इसमें तो एक था इसमें एक बैंक ऑफ बंगाल था, और एक था बैंक ऑफ बॉम्बे, और एक था बैंक ऑफ मद्रास। क्योंकि तीनों ही प्रेसिडेंसी थी, इसलिए इनको मिला के बनाया गया था प्रेसिडेंसी बैंक मद्रास। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इन सबको मर्ज करते हैं, और मर्ज करने के बाद इन सबको मर्ज किया जाता है, और मर्ज करने के बाद 1921 में इसका नाम रखा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि भाई इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम फिर चेंज कर देते हैं कब? 1955 में। और तब इसका नाम क्या रखते हैं? गैस कीजिएगा आप। तो आप लोगों ने गैस किया होगा, और अगर आपका गैस था क्या SBI, तो भाई बिल्कुल सही गैस था। इसका नाम बदल कर किया जाता है SBI, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कब? 1955 में। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन इतनी बार अभी तक शायद ना पूछा गया हो, लेकिन 1955 जो बैंक का नाम, सॉरी 1955 में जो इसका जो होता है, इसका नाम बदल के SBI रखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। यहाँ से एक दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप और याद रख सकते हैं। एक तो आपको पता होगा, हमने किया था बैंकों का राष्ट्रीयकरण, यानी कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। तो आप पहले तो ये बताइए मुझे कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक जब हुआ था, यानी कि पहले तो ये हुआ कब था, और इसमें कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो देखिए, हुआ ये था 1969 में हुआ था, और इसमें टोटल 14 बैंक थे, यानी कि 14 बैंक थे जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, उसके बाद शायद 1980 में जा कर के 6 और बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया।
ठीक है। तो ये वाला तो मैंने क्वेश्चन इतनी बार नहीं देखा है, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक जब हुआ था तो उसमें कितने बैंकों को नेशनलाइजेशन किया था। तो 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था, राष्ट्रीयकरण किया था। और कब किया था? 1969 में किया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये बोला है यहाँ पर, एज अनाउंस्ड बाय इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन द बजट 2021 में, डैश टेक्सटाइल पार्क्स विल बी स्टैब्लिश ओवर 3 years अंडर द स्कीम ऑफ MITRA मित्रा। ठीक है। तो पूछा कि जैसे कि भारत की जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 में घोषणा की थी, डैश टेक्सटाइल पार्क 3 वर्षों में मित्र योजना के तहत स्थापित की जाएंगे। तो कितने टेक्सटाइल पार्क 3 वर्षों में जो मित्र योजना है उसके तहत यहाँ पर इस्टेब्लिश किए जाएंगे? तो देखिए जो इसका सही जवाब है वो है जवाब ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 7। तो 7 टेक्सटाइल पार्क की बात कीजिए जो 2021 में पूछे जाएंगे। ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन एक तरीके से आप देखेंगे तो करंट अफेयर का भी था, क्योंकि 2021 में जो बजट आया था उससे रिलेट करता था, लेकिन भाई पेपर अभी का था, बहुत पुराना पेपर नहीं था। तो आप ये समझ लीजिए कि भाई कुछ क्वेश्चन आपको बहुत पुराने पूछे जाएंगे जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, जैसा कि ये क्वेश्चन था। ठीक है। अब आपने यहाँ से अगर आपको थोड़ा सा और देखना है तो मुझे लगता नहीं कि अब इस प्रकार का क्वेश्चन क्योंकि इतना आगे पूछा जाएगा, लेकिन पूछ भी सकते हैं। तो एक तो मित्र जो है, थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तो जो मित्र है इसका पूरा नाम क्या है? MITRA का पूरा नाम क्या है? तो देखिए इसका पूरा नाम है, M जो है मेगा के लिए आता है, फिर I यहाँ पर है इंटीग्रेटेड के लिए, I है इंटीग्रेटेड के लिए, T यहाँ पर आता है टेक्सटाइल, T है यहाँ पर टेक्सटाइल, R यहाँ पे है रीजन के लिए आता है, और A आता है एंड अपैरल के लिए। ठीक है। तो ये इसकी थी फुल फॉर्म। ठीक है। तो इसको जो हमारी जो वह है, अच्छा यहाँ से इम्पोर्टेंट ये, तो ये आप क्वेश्चन से समझ लीजिए कि जो वित्त मंत्री हैं हमारी निर्मला सीतारमण, उन्होंने इसको किया था, बजट जो आया था, यूनियन बजट जो आया था 2021-22 का, उसमें इसका जो बात यहाँ पर की गई थी। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट रिलेटेड जो योजनाएं हैं जो बजट से रिलेटेड होती हैं, मतलब इस प्रकार की, उनके बारे में जानते हैं। तो देखिए एक तो आपने सुना होगा PM गति शक्ति मास्टर प्लान, PM गति शक्ति मास्टर प्लान, थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ। तो ये इसका जिक्र किया गया था, जो बजट था 2022 का, उसमें इसका जिक्र था। ठीक है। जिसमें कि 100 लाख करोड़ के जो के रुपए की बात की गई थी, जो दिए जाएंगे किसके लिए? जो रोड, रेलवे, जो पोर्ट्स होते हैं, इनके डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है। फिर एक आता है हमारा वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड, ये किसके लिए था? तो ये जो स्कीम थी, ये तो पहली बात आई थी बजट हमारे जो 2020 का बजट है उसमें इसको पारित करने की यहाँ पे बात की गई थी। आपको बताइए कि वन नेशन वन राशन कार्ड का मतलब ये था कि जैसे कोई व्यक्ति है, अगर वो मान लीजिए यूपी का व्यक्ति है और वो राजस्थान में काम कर रहा है, तो भाई वन नेशन वन राशन कार्ड का मतलब होगा कि उसी राशन कार्ड से अगर वो एलिजिबल है, जिस भी राशन कार्ड के अंतर्गत वो उस राशन को प्राप्त कर सकेगा राजस्थान से ही। अगर यूपी का व्यक्ति भी है और राजस्थान में है तो राजस्थान से ले लेगा वो राशन। ठीक है। तो ये था वन नेशन वन राशन कार्ड वाला स्कीम। फिर एक ठीक है, 2 यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अब ऐसे अगर देखने पे आए तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट हो जाती है फिर तो, लेकिन मेरा काम है आपको कुछ चीज़ें रिवाइज़ करवा देना और कुछ नई चीज़ें बताना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसोनी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एकाधिकार की विशेषता है? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जिसका जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा अनेक विक्रेता और एकल क्रेता। तो भाई आप कोई रट्टा ही मान लेना है कि अनेक विक्रेता और एकल क्रेता ही इसमें आएगा क्वेश्चन नंबर 9 में। थोड़ा सा इसके बारे में अगर थोड़ा जानना चाहें तो ये जान सकते हैं, जो ये वर्ड लिखा क्या है तो पढ़ा भी नहीं जा रहा है। मोनोसोनी जो वर्ड है ये, हाँ अपन लिया, ये केवल एक फैक्ट्री, जो कस्बे होते हैं उसमें जो सभी मज़दूरों को वहाँ पर जो है, जैसे कि केवल एक फैक्ट्री है, मतलब मान लो जो पूरा गांव है, गांव में एक कोई फैक्ट्री है, कोई गांव में एक फैक्ट्री है और उस सभी मज़दूरों को काम में तो वो रख लेती है। ठीक है। लेकिन जो मज़दूरी है वही तय करेगी। मतलब एक फैक्ट्री में बहुत सारे उसमें विक्रेता तो आ गए और क्रेता केवल एक ही है, यानी कि
फैक्ट्री में मज़दूर तो बहुत सारे चले गए थे ना यहाँ पे, तो ये फैक्ट्री में काम करेंगे, लेकिन इनको जो इनकी जो मजदूरी तय करने का काम किसके पास है, वो सिर्फ एक ही के पास है, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह की यहाँ पे एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, द एनर्जी दैट एन ऑब्जेक्ट पोजेसेस बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज़ नोन एज द एनर्जी। तो वो कौन सी एनर्जी बोलेंगे भाई, उस वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है, सिंपल सी बात है, गति के कारण ऊर्जा यानी कि मोशन के कारण जो एनर्जी होती है उसे काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, या हिंदी में उसे बोलते हैं गतिज ऊर्जा बोलते हैं। अब बाकी देखिए, एनर्जी भी आपके लिए बहुत ईजी है बताना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके उससे एनर्जी का काम करवा, एनर्जी के रूप में उसका उपयोग करते हैं, तो वो हो गई हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का यहाँ पे यूज़ करते हैं। केमिकल एनर्जी में केमिकल का, जैसे कि अपने एग्जांपल देख लीजिए बैटरी का एग्जांपल, जो बैटरी है वो किसमें आ गई, केमिकल एनर्जी में, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं जिनसे हमें एनर्जी प्राप्त हो रही है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आपको पता ही है, जहाँ पर गति होगी वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ही उससे प्राप्त होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्राप्त होती है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब जैसे ये है, जैसे कोई बांध है, बांध में हमने पानी रोक के रखा हुआ है, तो अभी इस पानी में एक एनर्जी है जो कि बधी हुई है एक तरीके से, उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, द न्यूट्रल वैल्यू ऑफ पीएच स्केल इज। पीएच स्केल की न्यूट्रल वैल्यू क्या है, तो पीएच स्केल की जो न्यूट्रल वैल्यू है कितनी होती है, वो 7 होती है, ठीक है। ये भी सभी लोगों को पता होगा, जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए पीएच स्केल होती क्या है, देखिए पीएच स्केल एक ऐसा एक इंडिकेटर है जो बताता है कि भाई, आपको पता है कि जो हमारे पदार्थ होते हैं हमने उनको 3 तरीके से यहाँ पे बांटा है इस आधार पर। एक को हमने बोला है एसिडिक, जो हमने बोला एसिडिक यानी कि अम्लीय जो होते हैं हमारे, ठीक है। अम्लीय जो वाले पदार्थ होते हैं प्रकृति के। फिर होते हैं हमारे एक अल्कलाइन यानी कि बेसिक प्रकृति के, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और फिर होते हैं न्यूट्रल। तो देखिए जो ये स्केल होती है ना, ये 0 से स्टार्ट होती है, 14 पे जाके ख़त्म होती है। 0 से स्टार्ट होकर के यहाँ पर ये 14 पे ख़त्म होती है। और देखिए, और ये बीचों बीच में नंबर होता है यहाँ पर 7। तो जो बीच में यानी कि 7 जो नंबर है वो है बिल्कुल न्यूट्रल, ठीक है। जहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, देखिए वाटर का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, ठीक है। अब आप जैसे आप 7 से इस तरफ को बढ़ते जाएंगे तो आप उतने ही अल्कलाइन पदार्थ की तरफ बढ़ते जाएंगे, यानी कि जिसका पीएच स्केल 7 से बड़ा होगा वो भाई उतना ज़्यादा ही क्या होता रहेगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। और जो 7 से जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा अम्लीय प्रकृति का होगा, ठीक है। 7 से नंबर से दूर जो नंबर मिलेगा मतलब इस तरफ को, वो उतना ज़्यादा अम्लीय होगा। और इससे 7 से दूर यहाँ की तरफ जो नंबर मिलेगा वो उतना ज़्यादा क्षारीय प्रकृति का होगा, ठीक है। और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दिखाई गई हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ठीक है। तो ये है, ऑरेलिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला। तो ऑरेलिया किसका एग्जाम्पल है, तो इसको तो रट ही लो भाई, क्योंकि इतना डीप हमें जाना नहीं होता है, हमें बहुत ज़्यादा बायोलॉजी के अंदर घुसना नहीं है। तो मतलब जो मेन है इससे रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ एक दो और। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका तो जो आंसर है, देखिए उसका जो आंसर है वो है हमारा निडारिया, ये इसका आंसर है, ठीक है। और कुछ एक और इम्पॉर्टेंट देखिए, कभी आपसे अगर पूछ ले, ठीक है, इसके अंदर जो एग्जाम्पल आपने याद करना है, एक आप याद कर लीजिए, आपने नाम सुना होगा इसका, हाइड्रा। और एक याद कीजिए आप, जेली फिश, ठीक है। तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल याद करने हैं। एक हमारे प्लेटी हेलमिंथिस, तो प्लेटी हेलमिंथिस के जो एग्जाम्पल है वो है प्लेनेरिया, ये एग्जाम्पल यहाँ पे आप याद कीजिए, ठीक है। बाकी इसमें बाकी हॉस पॉस हो जाएगा, इतना डीप इसे पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बाकी जिसको आता है, जिसने पढ़ा है उसके लिए तो भाई वेल एंड गुड है ही, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं एग्जामिनेशन में। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन वाज द क्योटो प्रोटोकॉल जो है अडॉप्टेड, क्योटो प्रोटोकॉल को कब अडॉप्ट किया गया था। अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये कुछ 2-4 प्रोटोकॉल ऐसे हैं ना, ये जो बार बार एग्जामिनेशन पर में देखने को ही आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो सारे अभी पढ़ लेते हैं, मतलब जो जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो बार बार मुझे लगता है एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं डेफिनेटली। तो क्योटो जो प्रोटोकॉल है, तो इसको जो अडॉप्ट किया गया था, इसको तो अडॉप्ट किया था 1997 में से अडॉप्ट किया था, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल, जो क्योटो नाम की जगह है, ये है कहाँ पर, ये जो हुई थी मीटिंग जो भी, तो ये है जापान में, ठीक है। जापान में हुआ था। और कब फोर्स में आया था, देखो इसमें इसको अडॉप्ट 1997 में किया था, लेकिन जो फोर्स में आया था 2005 में से फोर्स में लाया था, यानी कि लागू किया गया था, अडॉप्ट 1997 में कर लिया था। इसे याद रखना नहीं रखना कोई
ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता नहीं कि है ये। अभी तक ऐसे क्वेश्चन तो बहुत कम देखने को मिले हैं, लेकिन हाँ, क्योटो प्रोटोकॉल कब अडॉप्ट किया गया था ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, क्यों किया गया था ये भी इंपॉर्टेंट है। तो क्यों किया था, इसे हमने इसे रिड्यूस करने के लिए, इसे रिड्यूस करने के लिए, क्या रिड्यूस करने के लिए, तो जो ग्रीन हाउस एमिशन होता है, ग्रीन हाउस एमिशन को रिड्यूस करने के लिए इसका जो है किया गया था। और किसके अंतर्गत, ये UNFCCC इसके अंतर्गत। ठीक है क्या, ये है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसके अंतर्गत ये हुआ था। अब कुछ एक दो और जो इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं या जो इस तरह के जो एग्रीमेंट वगैरह हैं वो देख लीजिए। एक आपने याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है भाई सारे ये जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ। तो एक है मॉन्ट्रियल, तो एक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, एक तो ये है, तो इसके बारे में जान ले। हाँ चलो, हाथ वाथ ही जानते हुए चलते हैं। 16 सितंबर, तो यहाँ पर डेट क्यों मेंशन की मैंने भाई, इसीलिए की है क्योंकि ज़रूरी है। अब ये बताऊँगा आपको, और बहुत से लोग तो जान गए होंगे 16 सितंबर की डेट, जानते ही सुनते ही उनका दिमाग चले गया होगा उस तरफ जिस तरफ मैं डालना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि तो 1987 को, और ये जगह कहाँ है, ये है कनाडा में। ये कहाँ है, ये है कनाडा में। अब यहाँ पे क्यों था, देखो इसका जो ये प्रोटोकॉल किस लिए था, ये था प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। अब आपके समझ में आ चुका होगा कि ओजोन बढ़ाते ही हम ओजोन डे भी में कब सेलिब्रेट करते हैं, कब मनाते हैं, 16 सितंबर को ही मनाते हैं। ठीक है, और एक आप याद कीजिए, और पेरिस पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट। तो पेरिस एग्रीमेंट जो है, इसमें डेट वेट तो नहीं, तो आप इतना याद कीजिए 2015 याद कीजिए एक तो, और एक याद कीजिए आप जगह, तो फ्रांस में हुआ था, पेरिस फ्रांस। तो ये किस लिए हुआ था, ये हुआ था लिमिट करने के लिए, किसको, ये हुआ था ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ताकि जो 2 डिग्री सेल्सियस है उससे हम नीचे ही रखें अपने अर्थ का टेम्परेचर, ये उसके लेके था। फिर एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आता है वो है स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन ये हुआ था 2001 में, कहाँ, स्वीडन। ये हुआ था स्वीडन में हुआ था। ये किस लिए हुआ था, कि हम कंट्रोल करें और एलिमिनेट ही करते हैं जो ऑर्गेनिक जो है हमारे जो पॉल्यूटेंट्स हैं, उनको ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को कंट्रोल करने के लिए, या उनको जितना हो सके एलिमिनेट करते हैं उनके लिए। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट हुआ था, चलो इसे यहाँ से मिटा दूँ क्या, ठीक है मिटा देते हैं। अब तो एक इम्पोर्टेंट हुआ था रामसर, यह है रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन, इसके लिए तो डेट भी आपको याद करनी पड़ेगी, 2 फरवरी 1971। और ये रामसर जो जगह लग तो रही होगी आपको कि इंडिया के आसपास की जगह है, लेकिन ये जगह जो है ये है ईरान की। ठीक है, तो ये भी पूछता है कि जो रामसर कन्वेंशन है कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, ईरान में हुआ था। ठीक है, क्यों हुआ था, ये कंजर्वेशन के लिए हुआ था और सस्टेनेबल यूज़ के लिए हुआ था। किसकी, ये वेट लैंड से रिलेटेड है, आर्द्र भूमि से, वेट लैंड से रिलेटेड हुआ था ये कन्वेंशन। ठीक है, और आर्द्र भूमि दिवस हम मनाते हैं 2 फरवरी को, 2 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये निकलेगा क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि भाई द स्टेट ऑफ मलक्का जॉइंस द इंडियन ओशियन एंड द ओशियन एंड द ओशन, कौन से ओशन को यहाँ पे कलेक्ट करती है ये आपको बता। तो 4 ऑप्शन है, सदर्न आर्कटिक, पैसिफिक, अटलांटिक, दक्षिणी आर्कटिक, प्रशांत और अटलांटिक। चारों में से कौन सा जवाब यहाँ पे सही है। तो देखिए जो जवाब इसका सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जो प्रशांत महासागर है यानी कि पैसिफिक ओशन है, वो इसका सही जवाब है। ठीक है,
यानी कि जो स्टेट ऑफ मलक्का है जॉइन किसको करती है, इंडियन ओशन को करती है और किसको करती है, प्रशांत महासागर को। ठीक है, आपको पता है स्टेट किसे बोलते हैं, तो दो बड़ी वाटर बॉडीज़ को जोड़ने वाली जो पतली सी जो वाटर वाटर बॉडी होती है उसे बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं ये स्ट्रेट या फिर जल डमरू मध्य। ठीक है, और कुछ जल डमरू मध्य थे, कुछ जल डमरू जो मध्य थे यानी कि जो स्टेट्स थी वो तो मैंने प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस वीडियो आई थी मेरी उसमें बताए थे। एक बार उनको रिवाइज कर लीजिए। देखो पाक स्टेट मैंने बताई थी, एक PALK पाक स्टेट बताई थी। ये है कहाँ, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं। और आप एक बार बता दीजिए, ज़रा सोचिए कि ये किन दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है आपस में। तो ये कनेक्ट करती है किसे भाई, ये करती है बे ऑफ बंगाल को, किससे, ये करती है उसे गल्फ़ ऑफ मन्नार से, गल्फ़ ऑफ मन्नार से करती है। ठीक है, ये पिछली बार हमने इसके बारे में बात की थी, एक शायद ये पिछली बार नहीं मैं ला पाया था इसे। तो ये है गिब्राल्टर, गिब्राल्टर स्ट्रेट जो है, गिब्राल्टर जल डमरू मध्य, ये किस में है, ये है भाई स्पेन और मोरक्को के बीच में आती है, स्पेन और मोरक्को के बीच में आती है। ठीक है, ओशन किस किस को ज्वाइन करती है, तो ये है अटलांटिक ओशन को किससे जोड़ती है, जोड़ती है उसे मेडिटेरेनियन सी से, मेडिटेरेनियन सी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है द काड्रा द कदरा डैम ऑफ कर्नाटका इज़ बिल्ट अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, कौन सी रिवर पर जो है ये जो कादरा डैम है इसे बिल्ट किया गया है। आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर कृष्णा, काली, कावेरी या फिर पेरियार। तो आपको पता है इन चारों में से कौन सा वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो देखिए जो इसका सही जवाब है होता है भाई काली नदी, यानी कि काली रिवर पर ये डैम है। अब बांध से जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। देखिए तो एक तो मैं इसमें भी पूछूंगा कि कौन सा डैम किस रिवर पे है, आपको बताना है। तो पहला है एक टिहरी डैम है, ये बताइए कौन सी रिवर पे बना है। एक हीराकुड डैम है, ये कौन सी रिवर पे बना है। ये वाला भी भाई क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछते हैं, नागार्जुन सागर डैम, इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और कौन से नाम, एक और ये मैच्योर डैम, ये वाला क्वेश्चन। तो आप इतने बता दीजिए पहले। ठीक है, पहला है हमारा टिहरी डैम। तो टिहरी डैम कहाँ है, ये है उत्तराखंड में। ये कहाँ है, पहली बात तो उसकी लोकेशन जो है वो है उत्तराखंड में। और कौन सी नदी पर है, तो ये है वहाँ पर भागीरथी रिवर पर है। ठीक है, नेक्स्ट है हीराकुड डैम, ये है कहाँ, तो भाई हीराकुड जो डैम है ये है उड़ीसा में, ये है उड़ीसा में। और कौन सी रिवर है, यहाँ पे जो रिवर है वो आती है महानदी, महानदी रिवर पे आता है। नागार्जुन सागर डैम की बात अगर हम करें, नागार्जुन सागर जो डैम है ये है तेलंगाना में, तेलंगाना, ठीक है, में है। और कौन सी रिवर है, ये है कृष्णा रिवर पर है, कृष्णा रिवर पर। अगला है मेट्योर डैम जो है ये है कावेरी, कावेरी रिवर पर है, कहाँ, तमिलनाडु में। वैसे कुछ और बहुत सारे डैम्स हैं, लेकिन अभी वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैंने कुछ 2-4 डैम यहाँ पर रख दिए ताकि आपका एक तरीके से रिवीजन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स रेंजेस इज़ द लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, जो कौन सी माउंटेन रेंज जो है पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है। आपके 4 ऑप्शन हैं, एंडीज, रॉकीज़, हिमालय या पश्चिमी घाट। मतलब कि एंडीज़, रॉकीज़, हिमालयाज़ एंड वेस्टर्न घाट्स। तो इन चारों में से कौन सी है, तो भाई जो ऑप्शन सही है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो है ऑप्शन 1, यानी कि एंडीज़ माउंटेन रेंज। अब बात की जाए अगर एंडीज़ माउंटेन रेंज की जो लंबाई की, वो है 7000 किलोमीटर की। ठीक है, और यहाँ से इम्पोर्टेंट आप ये याद रखिए, जो वर्ल्ड हाईएस्ट वॉल्केनो है ना, एक्टिव वॉल्केनो, दुनिया का सबसे ऊंचा एक्टिव वॉल्केनो जो है, वर्ल्ड हाईएस्ट
एक्टिव वॉल्केनो वो भी यहीं पर है, इसका नाम है जोस तेल सालितो, इस तरीके से कुछ नाम है। हाँ, और ये कहाँ फैली हुई है? तो ये फैली हुई वेस्टर्न कोस्ट में ऑफ साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट में ये फैली हुई है। अब कुछ और माउंटेन रेंज की अगर बात करें तो जैसे कि एक है एल्प्स माउंटेन रेंज, जो है ये कहाँ है? तो ये है यूरोप में। एक है यूरैल माउंटेन रेंज, ये कहाँ है? रशिया में है, और ये एशिया को रशिया से अलग करती है, ठीक है। एक है एटलस माउंटेन रेंज, ये है नॉर्थ अफ्रीका में, ये कहाँ है? नॉर्थ अफ्रीका में है। और एक जो रॉकी माउंटेन रेंज है, ये रॉकी माउंटेन रेंज जो है ये है नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द इंद्रावती रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। इंद्रावती रिवर जो है इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? तो चार ऑप्शन आपके सामने थे, रावी, कृष्णा, चिनाब एंड गोदावरी। तो देखिए जो इसका सही जवाब है वो तो आपके सामने हो जाएगा ऑप्शन 4 गोदावरी, ठीक है। अब इंद्रावती रिवर के बारे में अगर थोड़ी जानकारी और हासिल करें तो ये है कि एक तो इंद्रावती जो रिवर है ये उड़ीसा से ओरिजिन होता है इसका, और उड़ीसा में, और ये क्या करती है? इंद्रावती उड़ीसा, हाँ इतना इसमें, चलो इतना ठीक हो गया। और फिर है हमारी कृष्णा के बारे में अगर जान लो, कृष्णा रिवर ये होती है महाबलेश्वर से, महाराष्ट्र में जो महाबलेश्वर है प्लेट्यू वहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है, ठीक है। और इसमें इतना इम्पोर्टेंट है, और कोई इम्पोर्टेंट है? हाँ, एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये है यहाँ से, इसकी कुछ ट्राइब्यूटरीज़ यानी कि सहायक नदियाँ हैं वो एग्ज़ाम में थोड़ी पूछ ली जाती हैं, तो उनको देख लेते हैं। एक तो है उसमें भाई रिवर शामिल भीमा, एक है तुंगभद्रा रिवर, काफ़ी बार पूछी जाती हैं रिवर्स, एक है कोयना रिवर, दो सेम जो नाम की रिवर है, जैसे कि एक तो है घाट प्रभा रिवर, एक है घाट प्रभा, और एक है माल प्रभा रिवर, ये आप पूछ जाते हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ से? चिनाब रिवर के बारे में अगर जानते हैं, थोड़ा सा मिटा दें, तो चिनाब जो रिवर है वो क्या करती है? जॉइन करती है इंडस रिवर को, इंडस रिवर से मिलती है कहाँ? ये पाकिस्तान जाके मिलती है, ठीक है। और रावी भी जो है, रावी जॉइन करती है चिनाब रिवर को, कहाँ? पाकिस्तान में, और चिनाब जॉइन कर देती है फिर इंडस रिवर को, ठीक। गोदावरी के बारे में, तो गोदावरी के बारे में एक तो भाई इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, ये जो पेनिनसुलर रिवर्स होती है यानी कि जो साउथ इंडियन रिवर्स हैं उसकी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की। दूसरा, इसको बोलते हैं दक्षिण की गंगा, क्योंकि जैसे गंगा नदी जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, वैसे दक्षिण में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है हमारी? ये है गोदावरी रिवर, दक्षिण गंगा के नाम से भी इसे ही है। अच्छा, इसके जो कुछ सहायक नदियाँ अगर देखी जाएँ तो इसकी सहायक नदियाँ हैं, एक तो यही होगी ना, एक तो इंद्रावती हो गई, एक और है मंजीरा, एक का नाम है प्राणहिता, और प्राणहिता, एक है सबरी। तो ये है इंपॉर्टेंट रिवर जो इसकी हेल्पिंग रिवर्स है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे देखिए, एक बार देख लीजिए आप, ये है गोदावरी रिवर, ये कृष्णा रिवर, ये कावेरी, तो इनके लोकेशन देख लीजिए, नर्मदा, तापी, तो ये दोनों तो हैं कौन सी? वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। बाकी ये जो रिवर्स है सारी हमने जो पढ़ी अभी, ये सब ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है जो जाती हैं कहाँ? जो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं, और ये अरेबियन सी में आके गिरती हैं, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज फॉर्म ड्यू टू लीचिंग बाय हैवी रेन्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमस बाय बैक्टीरिया। तो कौन सी रिवर जो है, कौन सी मिट्टी जो है भारी वर्षा से निक्षालन और बैक्टीरिया द्वारा ह्यूमस के विनाश के कारण बनती है? तो जो इसका सही जवाब है
वो है भाई आपका ऑप्शन नंबर 2 लेटेराइट सॉइल, यानी कि लेटेराइट मिट्टी जो है वो बनती है इस प्रकार से। ठीक है, तो सबसे पहले पता है आपको, जो भारी बारिश जहाँ होगी, हाई रेनफॉल जहाँ होगा, और क्योंकि जहाँ भारी बारिश होगी इसका मतलब वहाँ हाई टेम्परेचर भी हो रहा है, तो भारी बारिश और हाई टेम्परेचर जो होगा वहाँ पर बनेगी। ह्यूमस में इसका जो ह्यूमस ख़त्म हो जाता है तो ये पुअर होगी ह्यूमस में, और न्यूट्रिएंट भी इसमें थोड़े कम रहेंगे। और जो इसका कलर होता है ना, कुछ वो होता है, कुछ रेड टाइप का कलर होता है, क्योंकि इसमें होता है एक न्यूट्रिएंट जिसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड मिनरल की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, अगर बात करें कि देखने को कहाँ मिलती है, तो केरला जो हो गया, कर्नाटक जो जगह है, ठीक है, तमिलनाडु हो गया, इन जगहों पर रिवर जो ये मिट्टी है वो देखने को मिलती है। अब एक तो और रिवर्स हैं, सॉरी रिवर बार बार क्यों निकल रहा है, ठीक है, एक तो है हमारी एरिड सॉइल। एरिड सॉइल के बारे में आप ये जान लीजिए, जो ड्राई रीजन होता है, सूखा क्षेत्र होता है, वहाँ देखने को मिलती है, जैसे कि राजस्थान, गुजरात। ठीक है, एक है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल ये कैसे बनती है, तो जितने भी जो डिपोजिशन होता है रिवर्स का, जब रिवर बह के आती है ना, सारा जो अपने साथ सेडिमेंट्स लाती हैं वो बहा देती हैं, वो डिपॉजिट करती हैं जिस जगह पे, तो वहाँ जो मिट्टी बनती है उसे एलुवियल बोलते हैं। और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे उपजाऊ होती है। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छी फसल होती है। फिर बात करते हैं एक ब्लैक सॉइल की, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार बनता है। ब्लैक सॉइल से क्वेश्चन ये बनता है कि जो ब्लैक सॉइल है किसके उत्पादन के लिए सबसे अच्छी सॉइल है, या क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि कॉटन के उत्पादन के लिए कौन सी सॉइल जो सबसे अच्छी है, तो यहाँ पे होगा कॉटन का उत्पादन यहाँ पे अच्छा होता है, इसलिए इसको कॉटन सॉइल बोलते हैं। ये रिच किस्म होती है, इसमें क्ले थोड़ी ज़्यादा होती है, लाइम ज़्यादा होता है, आयरन ज़्यादा होता है, मैग्नीशियम ज़्यादा होता है, लेकिन कम क्या होता है, तो कम जो होता है वो है फॉस्फोरस, इसमें कम होता है। ठीक है, और ये हमें देखने को मिलती है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात वगैरह क्षेत्रों में देखने को मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जो कि है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग रोट अकबरनामा। अकबरनामा इसमें से किसने लिखी है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, और आपको अगर पहले से पता है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगर आप चूज़ कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 को, जो कि है अबुल फ़ज़ल, तो अबुल फ़ज़ल ने ही लिखी है अकबरनामा। अब अबुल फ़ज़ल के बारे में थोड़ा जान लें, क्योंकि अकबर के थे 9 रत्न, 9 यहाँ पे जो उसके थे कोर्ट में जो रत्न रखे गए थे, 9 जेम्स थे अकबर के कोर्ट में, उनमें से एक है जिनका जो है अबुल फ़ज़ल है। इन्होंने लिखी है अकबरनामा, जो कि क्या है, जो कि है 3rd वॉल्यूम था। ठीक है, आईने अकबरी का 3rd वॉल्यूम। ठीक है, फिर चंद बरदाई के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ये जान लीजिए। चंद बरदाई ये जो थे वो थे कोर्ट पोएट थे। कहाँ के? ये थे किसके? पृथ्वी राज चौहान के कोर्ट पोएट थे। और इनकी एक रचना क्या है भाई? इनकी रचना का नाम जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई है वो है पृथ्वी राज रासो। ठीक है, कौन सी भाषा में? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ये है ब्रज भाषा में है ये रचना। ओके, उसके बाद गुलबदन बेगम की बात करें तो जो बदन बेगम है वो है डॉटर ऑफ बाबर। बाबर की ये लड़की है और सिस्टर ऑफ हुमायूं। हुमायूं की कौन है? हुमायूं की कौन है? हुमायूं की ये बहन है। ठीक है, और इन्होंने लिखी थी एक हुमायूं नामा। हुमायूं नामा लिखी थी गुलबदन बेगम ने। अमीर खुसरो, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन यहाँ से तो पूछे गए हैं, इनका और नाम क्या है? तो इन्हें बोलते हैं पैरट ऑफ इंडिया या फिर तूती ए हिंद। पैरट ऑफ इंडिया या तूती ए हिंद बोलते हैं इनको। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में यहाँ पे पोएट रहे थे। और इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ से? ठीक है, इतना इनके बारे में इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का। हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स बिल्ट इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना किसने, कौन से मुगल एम्परर ने यहाँ पर बनवाया था? तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि अकबर। अकबर ने बनाया था इबादत खाना।
ठीक है। अब इबादत खाना कब बनवाया था? उन्होंने बनवाया था ये 1575 में। बनवाया कहाँ था? फतेहपुर सीकरी में। तो ये भी आता है क्वेश्चन कि फतेहपुर सीकरी किसने बनवाई थी? तो ये भी अकबर ने ही बनवाई थी। ठीक है। अच्छा, इबादतनामा था क्या? इबादत खाना, हाँ सॉरी, नाम कह रहा हूँ। इबादत खाना क्या था? इबादत खाना एक ऐसा प्लेस था जहाँ पे सारे जो धर्म के लोग, सारे धर्मों के लोग आके बैठते थे और आपस में डिस्कशंस वगैरह करते थे एक दूसरे के धर्मों के ऊपर। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा चला नहीं। ठीक है। और इम्पॉर्टेंट यहाँ से कुछ और फैक्ट आप जान सकते हैं। एक तो ये, जो अकबर का जो समय है, देखिए 1556 से 1605 वाला समय याद रख लीजिए। एक इम्पॉर्टेंट याद कीजिए, दीन ए इलाही नाम का एक एक रिलीजियस ऑर्डर इसने बनाया था। धर्म ही बोल दो। ठीक है। एक नया रिलीजियस ऑर्डर इसने बनवाया था यहाँ पे, तो जो भाई बिल्कुल फ्लॉप हो गया था। बहुत डिबेट हो चुकी थी इसके ऊपर उस समय पर। और एक इसने बनवाया था भाई बुलंद दरवाज़ा मॉन्यूमेंट की अगर बात करें इसके, और आगरा फोर्ट भी इसी ने बनवाया था। आगरा फोर्ट बनवाया था इसने। ठीक है। अब बात करते हैं, अगर बाबर की बात करें तो बाबर की बात, भैया बाबर कौन था? बाबर ने जो मुग़ल मुग़ल जो पूरा एम्पायर था उसको इस्टेब्लिश किया था। कैसे? इसने लड़ा था पानीपत का फर्स्ट बैटल। पानीपत का फर्स्ट बैटल लड़ा था। कब लड़ा था इसने ये? तो पानीपत का फर्स्ट बैटल 1526 में इसने लड़ा था। इब्राहिम लोदी को हराया था और मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है। इसकी एक ऑटोबायोग्राफी है, जिसे बोलते हैं तुझे के बाबरी। ठीक है। ऑटोबायोग्राफी है तो इसका इसने लिखी होगी। और इम्पॉर्टेंट एक बात इसके बारे में ये है कि 1530 में इसकी मृत्यु हो चुकी थी और इसको दफनाया कहाँ गया था? इसको दफनाया गया था आगरा में। इसको दफनाया गया था, लेकिन बाद में इसको वहाँ से उठा के ले गए थे और कहाँ दफना दिया? काबुल में, यानी कि दोबारा से दफनाया गया काबुल में जाके। ठीक है। हुमायूं के बारे में आप एक इम्पॉर्टेंट बात, तो आपको हुमायूं नामा अभी मैंने बताया था, गुलबदन बेगम ने लिखी थी। इसने बैटल ऑफ कन्नौज लड़ा था। ठीक है। बैटल ऑफ कन्नौज इसका याद रखना, शेरशाह सूरी के साथ इसने लड़ा था। ठीक है। और 1556 में ये मर गया था। ठीक है। हुमायूं नामा 1556 में हुमायूं मर गया था 1556 में। अब बोला जाता है अपनी जो लाइब्रेरी थी इसकी दिल्ली में, लाइब्रेरी जो थी उसकी जो स्टेयर्स थी यानी कि सीढ़ियाँ थी, वहाँ से गिरने से उसकी मृत्यु हुई है। तो क्वेश्चन एक आधा बार मैंने देखा है कि भाई ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसकी जो मृत्यु है वो लाइब्रेरी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई थी? हुमायूं था। ठीक है। फिर जहांगीर कौन था? तो जहांगीर जो था सन ऑफ अकबर, अकबर का लड़का था जहांगीर। और इसने अलाउ किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो एक फैक्ट्री सेटअप कर लें। कहाँ पर? वो फैक्ट्री सेटअप कर लें सूरत में। तो ये अलाउ इसी ने किया था 1630 में। ठीक है। जहांगीर था ये। तो ये थे भाई एक 20 क्वेश्चन का पूरा सेट जीके जीएस का जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया था, और मैंने एज इट इज़ क्वेश्चन आपके सामने रखे। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी राय आप मुझे कमेंट्स में बताना ज़रूर बताएं मुझे कमेंट्स में अपनी राय, ताकि मैं और ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकूँ। और माफ़ी चाहूँगा वीडियोस थोड़ी लेट हो जाती हैं क्योंकि मैं अभी टाइम थोड़ा मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे और भी काम होते हैं। तो आप लोग लगे रहिए इसी तरीके से, और मुझे सजेशन दीजिएगा ज़रूर अगर आपको लगता है कि मैं कुछ और इम्प्रोवाइजेशन कर सकता हूँ वीडियोस में, या टीचिंग से रिलेटेड और कोई भी आपके सजेशन जो होंगे भाई उन पर मैं पूरा फोकस रखूँगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहाँ तक अगर आपने देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी लाइक वाइक शेयर वेयर अगर करना है तो कर देना यार। ठीक है। अब भाई ज़्यादा बोलना क्या ही है, अब जिसको पसंद आएगा खुद लाइक कर देगा, खुद शेयर कर देगा। सारे काम खुद हो जाते हैं अगर मैं थोड़ा सा, मेरी मेहनत जो है अगर आप लोगों को नज़र आती है तो। ठीक है। अगर मैं किसी भी तरीके से आप लोगों की हेल्प कर पाया हूँगा तो भई ये मेरा सौभाग्य रहेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।